नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ईरान में अमेरिका की जंग का आधार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या पूरा हो चुका है? क्या जंग खत्म हो चुकी है? क्या अमेरिका जीत चुका है या फिर हार के डर से जंग को ड्रॉ करके खुद को जीता हुआ दिखाना चाहता है? अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनका ईरान के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या वाकई में ऑपरेशन हॉर्मुज में चल रहा अमेरिका का एक अलग ऑपरेशन फ्रीडम भी क्या खत्म हो चुका है? सवाल यह भी कि क्या इसके साथ ईरान का चल रहा ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 4 भी खत्म हो गया है या फिर ईरान अभी भी जंग में बना हुआ है? क्योंकि ईरान की तरफ से जंग खत्म होने का कोई ऐलान नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि किन शर्तों के साथ जंग को खत्म किया गया है या फिर शर्तों पर अभी सहमति नहीं बनी। अगर शर्तों पर सहमति नहीं बनी तो क्या शांति की उम्मीद वाकई की जा सकती है? चलिए आपको समझाते हैं क्या है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और क्या जंग खत्म हो चुकी है या फिर से ये अमेरिका का एक और इंटरवल है। शुरुआत करते हैं उस बयान के साथ जिसके बाद दुनिया ने थोड़ी सी राहत ली, जिसके बाद क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऊपर उठता हुआ नजर आया। बयान था अमेरिका के विदेश मंत्री। वो क्या कह रहे थे जरा देखिए, इस पर एक नजर डालिए। मार्क रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो चुका है। हमने इस ऑपरेशन के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हम किसी और स्थिति के पैदा होने का इंतजार नहीं कर रहे। हम शांति का रास्ता अपनाना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप एक समझौता करना चाहेंगे, लेकिन अब तक ईरान ने यह रास्ता नहीं चुना है। मार्को रूबियो, विदेश मंत्री अमेरिका। क्या वाकई में अमेरिका इस ऑपरेशन को खत्म कर चुका है? क्या अमेरिका इस जंग से बाहर हो चुका है? और क्या संसद के अंदर जो ट्रंप को 60 दिन के अंदर मंजूरी लेनी थी, उस मंजूरी के पूरा ना होने की स्थिति को शायद वो भांप चुके थे और क्या इसलिए वो इस जंग से बाहर आना चाहते? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये जंग चली उसमें अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसको वाइंड अप करने के बाद मार्को रूबियो कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ईरान भी अपने उस ऑपरेशन को वाइंड अप करना चाहता है जो उसने अमेरिका के खिलाफ शुरू किया? जरा देखिए उस ऑपरेशन का नाम क्या है। दरअसल जो ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ अमेरिका ने जारी किया है वो दरअसल है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 को लॉन्च किया। और ईरान ने जो ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 4 वो 28 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ। और ऑपरेशन वादा-ए-सादिक 4 की अब तक 80 स्ट्राइक ईरान कर चुका है और उसने इसको अभी तक कंप्लीट होने की बात नहीं की है। वो इसको रोक भी नहीं रहा है। तो जरा समझिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है और अमेरिका ने इसको लॉन्च किया, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी, मकसद क्या थे और क्या वो टारगेट पूरे हो चुके हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने तय किए थे? जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन था, कॉम्पैक्ट मिशन था, यानी कि दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। 28 फरवरी 2026 तारीख थी और सुबह 1:15 पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इसके जरिए ईरान के अंदर तबाही मचाई गई थी। कॉम्पैक्ट मिशन किसी भी सेना द्वारा किया गया वो ऑपरेशन होता है जिसमें सीधे दुश्मन से मुकाबला शामिल हो। यह सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें योजना, रणनीति, संसाधनों का इस्तेमाल और जमीन, हवा या समुद्र किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई शामिल हो सकती है। अब जरा समझिए कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका मकसद क्या था? इसमें कौन कौन से टारगेट तय किए गए थे? क्या वो टारगेट पूरे हो चुके हैं? जो सबसे पहला टारगेट इसका था वो था परमाणु क्षमता का अंत, यानी कि ईरान जो परमाणु हथियार बना रहा है उस क्षमता को खत्म कर देना, ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय कर देना। दूसरा मकसद था मिसाइल भंडार को नष्ट करना।
ईरान की आक्रामक मिसाइलों को नष्ट करना, मिसाइल उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से नष्ट करना, यह इसका मकसद था। इसका तीसरा मकसद था नौसेना को ध्वस्त कर देना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल आपूर्ति को सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना, ईरानी नौसेना और सेना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना, यह भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद था। इसका चौथा मकसद था आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना, यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस को कमजोर करना, उसके क्षेत्रीय प्रोक्सी जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती को हथियार की आपूर्ति रोक देना, हमास को आपूर्ति को रोक देना, और इसमें पांचवा मकसद था ईरान के शासन को सीधे तौर पर चुनौती देना, ईरानी नेतृत्व को कुचलना और उसकी क्षेत्रीय शक्ति को कम करना। क्या वाकई में सारे टारगेट पूरे हो चुके हैं? इसमें ईरान की जो शासन चुनौती है उसको अमेरिका ने लगभग खत्म किया है। अयातुल्ला खमेनेई की मौत के साथ जिस तरीके से मिलिट्री एक्शन दिया गया उसमें बड़े स्तर पर ईरान को नुकसान हुआ है। इसके अलावा काफी हद तक IRGC को भी अमेरिका ने कमजोर किया है। लेकिन जहां आकर चीजें रुकती हैं वो है परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को क्या वाकई में अमेरिका खत्म कर चुका है? क्योंकि अभी भी अमेरिका इसी बात पर है कि शायद ईरान परमाणु हथियार बनाएगा और उसे रोकना अमेरिका का लक्ष्य है। लेकिन जो ये जंग खत्म करने की कोशिश है ये क्यों अमेरिका की तरफ से की जा रही है? न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका भले ही कह रहा हो कि जंग खत्म हो गई, लेकिन असलियत कुछ और दिखती है। मिसाइलें अभी भी चल रही हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है। रूबियो कह रहे हैं कि मिशन सफल हो गया, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। करीब 38 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने करीब 13,000 ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन सिर्फ हमले करना ही लक्ष्य नहीं था। ट्रंप ने खुद 28 फरवरी को अपने मकसद बताए थे। उन्होंने कहा था कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, उनकी मिसाइल ताकत खत्म करनी है, उनकी नौसेना को कमजोर करना है, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को मिलने वाली मदद रोकनी है, आखिर में वहां की जनता को अपनी सरकार बदलने का मौका देना है। अब अमेरिका भले ही कह रहा हो कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन हकीकत में उसके कई बड़े लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं। इसलिए मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बस उसे खत्म दिखाने की कोशिश हो रही है। तो फिर उसे खत्म दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या अमेरिका चाहता है कि एक बार हॉर्मुज खुल जाए और जैसे ही हॉर्मुज खुल जाएगा वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेगा? और क्या अमेरिका जानता है कि जब तक कि अमेरिका अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म नहीं करेगा और उसके अंतर्गत आने वाले ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वो अपने आप को बैक नहीं करेगा, तब तक क्या हॉर्मुज का खुलना नामुमकिन है? प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ट्रंप ने क्या कहा और यह प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है, जरा इसको समझिए, क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरा हो सकता है। जरा इसको लेकर ट्रंप ने क्या कहा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ी है और अपने आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसलिए मैंने फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी है ताकि ईरान के साथ डील साइन हो सके, लेकिन अभी हॉर्मुज में ब्लॉकेज नहीं हटाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका, यह दरअसल ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है, लेकिन जो अमेरिका ने ब्लॉकेज की है उसको अभी नहीं हटा रहे हैं। क्या वाकई में अगर अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक रहा है तो क्या हॉर्मुज के अंदर जो एक चक्रव्यूह अमेरिका ने रचा है, क्या उसको अभी वो नहीं तोड़ रहा है? जरा समझिए प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 मई को प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी और यह मिशन हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था। एक पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि दुनिया भर के देशों ने उनके जरिए उनसे मदद मांगी और इन देशों में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ट्रंप से मदद मांगी गई। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी सेना ने बड़ी तैयारी की थी। इसमें मिसाइल नष्ट करने वाले युद्धपोत, 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन शामिल किए गए। इस मिशन में अमेरिका ने अपने 15,000 सैनिकों को लगाया था।
यह ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया। हॉर्मुज में फिलहाल 87 देशों के 1550 जहाज फंसे हुए हैं और इनमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो क्या वाकई में ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम कभी पूरा नहीं हो सकता? जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पूरे तरीके से जीता नहीं जा सकता, इस तरीके से क्या ऑपरेशन फ्रीडम भी अधूरा रहेगा या फिर ट्रंप का यह ऑपरेशन पूरे तरीके से फेल हो चुका है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 3 जहाजों को ही अमेरिका सुरक्षित निकाल पाने में कामयाब हो सका। ईरान ने इस बीच अमेरिकी वॉरशिप पर फायरिंग तक कर दी ताकि उन्हें हॉर्मुज में आने से रोका जा सके। वहीं अमेरिका ने जवाब में दावा किया कि उसने ईरान की छोटी नौकाओं को डुबो दिया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ही हॉर्मुज में आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। खाड़ी क्षेत्र में 1550 कारोबारी जहाज फंसे हैं, जिन पर करीब 22,500 नाविक मौजूद हैं। सप्लाई कम होने लगी और नाविकों की मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा हवाई और समुद्री विमान, ड्रोन और करीब 15,000 सैनिक लगाए गए थे। कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक 87 देशों के जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने कई शिपिंग कंपनियों से संपर्क किया था ताकि आवाजाही शुरू कराई जा सके, लेकिन खतरे की वजह से कोई अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम पर भरोसा नहीं कर पाया और इसका परिणाम यह हुआ कि ईरान का दबाव कायम रहा और ऑपरेशन फ्रीडम फेल होता हुआ नजर आया। पहले अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसको अमेरिका कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, उस पर भी उसको एक बड़ी सफलता नहीं मिली। तो क्या वाकई में अमेरिका को एहसास हुआ कि इस जंग में वो आगे बढ़कर जीत नहीं सकता और इसलिए बातचीत की टेबल पर आना पड़े? इसको समझने के लिए जरा यह भी समझिए कि किसे कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए। अमेरिका में 13 सैनिकों की मौत इस पूरी जंग के दौरान हुई है, 415 सैनिक घायल हुए हैं और $33 बिलियन का आर्थिक नुकसान अमेरिका को हुआ है, जबकि ईरान में 6,000 मौतें हुई हैं। इसके अलावा घायल 26,000 के आसपास है और $300 बिलियन के आसपास का नुकसान ईरान को हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका को नुकसान कम हुआ है, लेकिन अमेरिका में एक सैनिक की मौत पर भी वहां की सरकार कटघरे में आती है और यहां 15 सैनिकों की जान जा चुकी है। ट्रंप यह भी जानते हैं कि ईरान को बिना जमीनी टारगेट के जीता नहीं जा सकता और वो ये भी जानते हैं कि जमीनी टारगेट पर अगर अमेरिकी सैनिकों को उतारा गया तो वहां से कितने बैग्स वापस आएंगे और उसके बाद ट्रंप सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि एक आंकड़ा आया था कि अगर अमेरिकी ट्रुप्स को जमीन पर उतारा गया तो वहां से 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का खतरा बना हुआ है। क्या वाकई में सिर्फ इसलिए अमेरिका इस जंग से बस किसी तरह से निकलना चाहता है और इसीलिए आज मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म होने की बात कही? लेकिन क्या सिर्फ कह देने भर से जंग खत्म हो जाएगी? माना जा रहा है कि 48 घंटे में ईरान से चल रही है जंग खत्म हो सकती है, लेकिन क्या यह 48 घंटे काफी है दोनों को एक टेबल पर आकर एक समझौते के लिए तैयार करने के लिए? अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अब जंग जल्द खत्म होगी। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत का रास्ता भी तय होने जा रहा है। अब ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता है। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है। हालांकि अभी समझौता फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए 14 शर्तों का
समझौता तैयार किया गया है। तो चलिए ईरान और अमेरिका समझौते की 14 संभावित शर्तें क्या हैं, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली शर्त है वो है कि तुरंत युद्ध रोकने यानी कि सीज़फायर की घोषणा दोनों तरफ से की जाए। दूसरी शर्त है 30 दिन तक आगे की बातचीत के लिए समय तय किया जाए। तीसरी शर्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल की जाए। चौथी शर्त ईरान का कुछ समय तक के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाए। पांचवी शर्त है अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा। इसमें छठी शर्त हो सकती है ईरान के फ्रीज अरबों डॉलर अमेरिका जारी कर देगा। सातवीं शर्त ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा कम से कम 20 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। नौवीं शर्त इसमें हो सकती है अचानक जांच यानी कि स्नैप इंस्पेक्शन की अनुमति होगी। इसमें 10वीं शर्त हो सकती है ईरान अपने हाई लेवल यूरेनियम स्टॉक को बाहर भेजेगा। 11वीं शर्त भूमिगत परमाणु साइट्स पर रोक या सख्त निगरानी की शर्त हो सकती है। इसमें 12वीं शर्त हो सकती है भविष्य में सीमित स्तर करीब 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिले। इसमें 13वीं शर्त अगर ईरान शर्त तोड़े तो समझौते की अवधि बढ़ाने का प्रावधान हो। और इसमें 14वीं शर्त हो सकती है आगे बड़े और स्थायी समझौते के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ये 14 पॉइंट वाला ड्राफ्ट समझौता अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है। इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाने में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की अहम भूमिका है। ये लोग पाकिस्तान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ईरान परमाणु हथियार ना बनाने की कसम खा सकता है? क्योंकि CNN की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 13,000 अटैक होने के बावजूद ईरान पर जो यूरेनियम संवर्धन है वो इस हद तक सुरक्षित है कि अगले 9 महीने में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। दरअसल CNN की नई वीडियो जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान की परमाणु आपूर्ति श्रृंखला के कई महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी काम कर रहे हैं। CNN ने दर्जनों साइट्स का विश्लेषण किया और रिपोर्ट में नतीजा यह सामने आया कि कुछ जगहों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कई अहम हिस्से बिल्कुल सुरक्षित बचे हुए हैं। खासतौर पर ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अब भी सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्पान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जहां बड़ी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम भूमिगत सुरंगों में छिपा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से ठीक पहले ट्रकों में नीले कंटेनर सुरंगों के अंदर ले जाए गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें यूरेनियम था। सतह पर बनी कई इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन भूमिगत सुरंगों के प्रवेश को सीधे निशाना नहीं बनाया गया। बाद में ईरान ने इन सुरंगों के मुंह को मिट्टी से ढक दिया और रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 9 महीने में परमाणु बम बना सकता है ईरान। रॉयटर्स ने 4 मई को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट जारी की थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान को परमाणु बम बनाने में अभी भी 9 महीने से 1 साल का समय लगेगा। नतांज, फोर्दो और इस्पान पर हमलों के बावजूद यह समय सीमा पिछले साल की गर्मियों जितनी ही बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अभी भी करीब 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम का पता नहीं लगा पाई। इसका आधे से ज्यादा यूरेनियम इस्पान की भूमिगत सुरंगों में होने की आशंका है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि अमेरिका के 2 ऑपरेशंस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान अब गहरी भूमिगत जगहों पर सामग्री छिपा सकता है जहां अमेरिकी हथियार नहीं पहुंच सकते। यह रिपोर्ट बताती है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म होने के बजाय अभी भी सक्रिय है, सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा है। तो क्या वाकई में अमेरिका के साथ ईरान यह समझौता करेगा कि वो अगले 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर यह समझौता करेगा तो उसे भी अपना ऑपरेशन वादा सादिक 4 यह बंद करना पड़ेगा। लेकिन यह ऑपरेशन क्या और इसका मकसद क्या था, जरा इस पर नजर डालिए। क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने से जंग खत्म नहीं हो रही है, इसके साथ साथ ऑपरेशन वादा सादिक 4 भी रोकना पड़ेगा। 28 फरवरी 2026 को
ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के प्रतिशोध में यह कार्रवाई की गई। यह ईरान का इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एक मल्टी वेव हमला था, जिसमें 40वीं और आगे 81वीं लहर तक के हमलों का दावा किया गया। इन हमलों के अंदर इमाद इस्तेमाल हुई, कद्र इस्तेमाल हुई, खैबर शिकन इस्तेमाल हुई, यहां तक कि फतह इस्तेमाल हुई। यह दरअसल उन्नत बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनका ईरान ने इस्तेमाल किया। उसने तेल अवीव, हाइफा और दियोना सहित इजराइल के प्रमुख शहरों और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यह अभियान मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ी सीधी सैन्य कार्रवाई थी, और क्या इसको अब रोका जा सकता है? बहरहाल यह जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने की बात, क्रूड ऑयल के दाम यकीनन रुकते हुए नजर आए और उनमें एक भारी गिरावट दर्ज की गई। जरा देखिए, इससे दुनिया को क्षणिक की सही लेकिन राहत मिली। ब्रेंट क्रूड 103 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से आज ट्रेड करता हुआ नजर आया, 6% की गिरावट। हालांकि ब्रेंट क्रूड में एक वक्त में आज ये 97 तक का आंकड़ा गया था, $97 प्रति बैरल के आसपास, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी क्रूड $95 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 7% की गिरावट है, और यह भी 93 के आसपास आ गया था। अब सोचिए, एक दौर में ब्रेंट क्रूड की कीमत $122 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी थी। उसके कंपैरेटिवली काफी सस्ता है। और अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है, जंग खत्म हो चुकी है, ईरान अपने ऑपरेशन को खत्म कर चुका है, दोनों बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो मानिए तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया है और दुनिया शांति की तरफ कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।